नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। हम जून 2012 के यूजीसी नेट के पेपर होम साइंस सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसका आधा पार्ट इससे पहले डिस्कस हो चुका है, जिसमें कि 27 क्वेश्चन थे। 27 क्वेश्चन के बाद 28 क्वेश्चन से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द काउंसलर। गोपनीयता सलाहकार का एक अनिवार्य गुण है। सही बात है। काउंसलर जो है, अगर आप उसके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो, वो जब उसी तक सीमित रहता है तभी उसको एसेंशियल ये क्वालिटी उसके में होनी चाहिए कि वो जो बातें कही जा रही है सिर्फ अपने तक ही सीमित रखे, तभी तो आप कोई बात बता सकेगा। अदरवाइज कोई अपनी पर्सनल चीज़ें थोड़ी बताएगा। तो ये काउंसलर जो होता है उसकी एक एसेंशियल क्वालिटी है। सेकंड है, काउंसलिंग रिलेशनशिप विल बी इफेक्टिव ओनली इफ द काउंसलर मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर वो परामर्श जो है संबंध तभी प्रभावी होगा जब परामर्शदाता जो है गोपनीयता बनाए रखेगा, मतलब सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगा, तभी हम उसको प्रभावी मतलब मान सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो काउंसलिंग करने जाएगा पर्सन, वो कुछ चीज़ें छुपा जाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि ये काउंसलर चीज़ें इधर उधर कर देता है, तो कुछ चीज़ें छुपा के वो बताएगा जिसमें सही तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। तो दोनों ही ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, बी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो इंडिविजुअल इन अ सोशल सिस्टम डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम। जो भी इन्वेशन होता है, जो भी खोज होती है, उसको सभी जो ये सोशल सिस्टम में जो सभी लोग हैं सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करते। एक सामाजिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति एक ही समय में एक नवाचार को नहीं अपनाते। सही बात है। कोई सपोज दैट कोई नया कोई भी नया चीज़ प्रोडक्ट आया है मार्केट में, समझ लीजिए कि कोई शॉप साबुन आया है, या फिर बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। कोई बिस्किट आई है नहीं, तो सभी लोग तो एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। दूसरा है, बट दे अडॉप्ट इन्वेशन इन एन ऑर्डर टाइम सीक्वेंस। मतलब ऑर्डर टाइम सीक्वेंस मतलब धीरे 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 एक ऑर्डर में ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये भी बात सही है। तो दोनों आपका राइट है, ए एंड बी और राइट। क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही है। अब इन्वेशन जो है थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये थ्योरी का नाम है डिफ्यूज़न ऑफ इन्वेशन। ये थ्योरी दी गई है E.M. रॉजर्स द्वारा, जिन्होंने 1962 में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने 5 कैटेगरी बताई है। 5 कैटेगरी के लोग होते हैं। इसमें फर्स्ट है, इन्वेटर होता है, जो कि इन्वेंट्स करता है, खोज करता है। मान लीजिए नया बिस्किट आया मार्केट में, तो घर का सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो लेके आया घर में, तो वो इन्वेटर हो गया। अर्ली अडॉप्टर क्या हुआ, घर के जो छोटा बच्चा है उससे जो बड़े भाई बहन है, जब छोटे बच्चों को कोई चीज़ बहुत पसंद आई, बड़े भाई बहन ने कहा कि चलो हम भी खा के देखते हैं बिस्किट कैसी है, तो वो क्या हो गया, अर्ली अडॉप्टर। उन्होंने अडॉप्ट किया। इन्वेटर जो होता है वो नई चीज़ लाता है, जैसे कि इन्वेंट्स होता है ना, तो उससे आप इसको रिलेट करिए। कोई चीज़ की नई खोज हुई तो वो इन्वेटर हो गया। अर्ली अडॉप्टर जिसने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, तो वो अर्ली अडॉप्टर हो गया। अर्ली मेजोरिटी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग, अर्ली मतलब पहले। तो जब उसके बड़े भाई बहनों ने लिया, तो घर के और भी सदस्य थे, उसमें मम्मी पापा और चाची चाचा, इन लोगों ने कहा कि हाँ भाई, वो मेजोरिटी में आ गया कि ये चीज़ें अप्रूव हो गई हैं, दोनों भाई बहन बच्चे खा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी लग रही होगी, तो उन्होंने भी वो बिस्किट खाई। तो अर्ली मेजोरिटी वो हो गई। लेट मेजोरिटी, लास्ट में जो लोग बचे, दादा दादी या फिर और बड़े बूढ़े जो होंगे, उसमें से कोई होगा जो एकदम लास्ट में, जब सारे लोग वही खा रहे हैं तो फिर चलो हम भी वही खाते हैं, तो ये लेट मेजोरिटी में आते हैं। लेगार्ड्स क्या होते हैं, ये क्या है, रूढ़िवादी टाइप के होते हैं। दिस पीपुल आर बॉन्डेड बाई ट्रेडिशन एंड वेरी
कंजर्वेटिव, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं ये, बहुत अपना जो नपातुला हिसाब होता है कि नहीं हम यही खाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं वो लेगार्ड्स में आते हैं। परसेंटेज देख लेते हैं इस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में कितने टाइप मतलब परसेंट लोग आते हैं। देखिए इन्वेटर, इनोवेटर जो होता है वो होते हैं 2.5% ही आते हैं लोग। अर्ली अडॉप्टर्स में 13.5 13.5% लोग आते हैं। अर्ली मेजोरिटी में 34 और लेट मेजोरिटी में भी 34, इन दोनों में 34% लोग आते हैं। 16 जो है लेगार्ड्स, 16% लोग लेगार्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A non-systematic distribution is also described as skewed distribution। जो नॉन सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको skewed distribution भी कहते हैं, राइट। In a skewed distribution, the length of one of the tail relative to the central section is डिसप्रपोर्शनेट टू द अदर। मतलब कि टेल मतलब कि जब आप ग्राफ खींचते हो तो उसका जो लास्ट पॉइंट होता है कॉर्नर का, तो वो आपका टेल हो गया। जब आप ग्राफ खींचते हो, कर्व एक खींचते हो, तो उसको अगर बीच से डिवाइड करो तो दोनों पार्ट उसके बराबर नहीं होते हैं, तभी वो नॉन सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो ये दोनों पोर्शन, दोनों जो है फैक्ट और ये रीज़न दोनों सही है। तो आंसर आपका ए होगा, बोथ ए आर ट्रू। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये निगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें देखिए ये निगेटिव स्क्यूड कर्व है, ये देखिए यहाँ से ऐसे गया है, और इसको जब बीच में से क्रॉस करते हैं तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर तो है नहीं, मिरर व्यू नहीं है, तो ये निगेटिव है। अब देखिए सिस्टमेटिक कर्व है, इसमें अगर आप बीच से सेक्शन करोगे तो यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन दोनों बराबर आएगा, तो ये सिस्टमेटिक कर्व है। और निगेटिव में क्या होगा, एक का पोर्शन ज़्यादा रहेगा और एक का कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है कि अरेंज द राइट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन फूड। फूड इस सारे जो फूड दिए हैं इसमें प्रोटीन कितना होता है, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये इंटरनेट से मैंने लिखा है। हालांकि जो यूजीसी का आंसर है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन बॉयल्ड एग में है, तो उसी के हिसाब से बताते हैं कि बॉयल्ड एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद चीज़ में उससे कम, और फिर ब्रेड में, और सबसे कम बटर में प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव the sequential involvement of enzyme for the digestion of food in the GIT। फूड डाइजेशन में जो एंजाइम आते हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। देखिए इसमें एक पॉइंट नोटिस करने वाली, जो एमाइलेज है ये दो तरह के होते हैं। एक आपके सलाइवा वाले एमाइलेज होते हैं, एक होता है पेनक्रियास वाले। तो इसमें जो है ये टाइलिन है, इसी को सलाइवर एमाइलेज बोलते हैं। तो पहले आपका टाइलिन आएगा, फिर पेप्सिन आएगा, फिर एमाइलेज आएगा, फिर आइसोमाल्टेज आएगा। आपका आंसर है बी। देखिए टाइलिन इज अ टाइप ऑफ एमाइलेज फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा। टाइलिन इज आल्सो नोन एज द सलाइवरी एमाइलेज। ओके, एक फिगर देख लेते हैं, उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये माउथ है, माउथ में सलाइवा पाया जाता है। इस सलाइवा में जो होता है वो सलाइवरी एमाइलेज होता है, जिसको टाइलिन बोलते हैं। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन पाया जाता है।
उसके बाद आपका आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज और पेप्टाइड्स, ये सारे आपके एंजाइम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सीक्वेंस इन विच परचेज ऑफर प्लेसेस एवर परचेज ऑर्डर। वह क्रम दीजिए जिसमें क्रय अधिकारी क्रय आदेश देता है। मतलब क्रय कुछ सामान खरीदने के लिए आदेश देने के लिए कौन से क्रम है, किस स्टेप बाय स्टेप उसको बताना है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। जब आपको कोई इसे समझना, ऑप्शन देखने से पहले आपसे आप ये बताइए कि सपोज दैट अभी दीपावली की तैयारी हो रही है, तो आप अगर दीपावली के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या दिमाग में चलेगा, क्या खरीदनी है ना। अगर कोई सामान की आपको ज़रूरत है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस सामान की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द नीड, क्या ज़रूरत है। सपोज दैट आपको एक फ्रिज खरीदनी है, सामान वगैरह कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए, आइसक्रीम जमाने के लिए आपको एक फ्रिज की ज़रूरत है। तो आप पहले नीड समझोगे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है कि जो चीज़ की ज़रूरत है आपको कैसे चाहिए। आपका ये सिंगल फैमिली, मतलब अकेले रहते हो, 2 लोग रहते हो, पूरी 4-5 फैमिली साथ में रहती है, डबल डोर का फ्रिज चाहिए, सिंगल डोर का चाहिए, किस तरह का फ्रिज चाहिए। तो आपको स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या उसकी क्वालिटी है उसके बारे में। तो राइट से स्पेसिफिकेशन, नीड हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गया, आपको फ्रिज की ज़रूरत है, किस तरह की फ्रिज की ज़रूरत होगी वो जो हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डेवलप्स ऑर्डर फॉर्म। अब आप जब आपको ज़रूरत समझ में आ गई तब आपने उसको ऑर्डर फॉर्म तैयार कर दिया, उसको लिख दिया, नोट कर लिया कि हाँ ये इस तरह की चीज़ ये ज़रूरत है। उसके बाद आपको चीज़ तो समझ में आ गई कि ये सामान लेना है, इस तरह का होना चाहिए उसमें क्वालिटी। आप उसको ख़रीदोगे कैसे। आजकल जैसे ऑनलाइन पेमेंट आ गया है, कैश पेमेंट भी होते हैं। तो सेलेक्ट मेथड ऑफ परचेज, ये आपको एक एग्जांपल, पूरी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल बताया जा रहा है जिससे आपको याद हो जाएगी चीज़। तो फ्रिज की ज़रूरत हुई, फ्रिज किस तरह की चाहिए, आपने ऑर्डर फॉर्म तैयार कर दिया। अब उस मेथड, सेलेक्ट द मेथड ऑफ परचेस, खरीदने का मेथड आपको देखना है कि किस तरीके से खरीदना है। फिर लास्ट आता है आइडेंटिफाई द वेंडर, वेंडर को पहचानो भाई जहाँ से सामान आपको लेना है, उसके बाद चीज़ें खरीद लो। तो सही सीक्वेंस आपका होगा D C A E और B। D C A, यस B आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ स्टेप बताए गए हैं उसके बारे में। ये एक ग्राफ मतलब फिगर है, इससे भी आप देख सकते हो कि क्या क्या पीओ प्रोसेस में क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट के प्रोडक्शन में कौन से ये स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं। सपोज दैट आपको सूट बनाना है, पैंट का कपड़ा और अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों आपको तैयार करने हैं। तो आपने क्या किया, आपने नाप वाप लेके कपड़े पे निशान लगा होगा कि उसकी फिर कटिंग की। ओके, कटिंग की, कटिंग करने के बाद आपने क्या किया, उसको आपने लेबल लगा दिया कि भाई ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, लेबलिंग कर दी। लेबलिंग करके आपने उसको बंडल बना दिया, उसको बांध के दिया कि भाई ये अलग है, हाथ इसका है, इसका ये पैर का पोर्शन है, ये है, सब करके लेबल लगा के उसको बंडलिंग कर दी। बंडलिंग करने के बाद उसको भेज दिया असेंबलिंग के लिए, उसको जोड़ने के लिए। तो क्या हुआ, पहले कटिंग हुई,
फिर आपने उस पर लेबल लगाया कि कौन सा पार्ट कौन कौन सा है, फिर उसको बंडल बना दिया, बंडल बना के उसको दे दिया असेंबली के लिए। ऑप्शन सी, डी, ए और बी। सी ए लेबलिंग, सॉरी लेबलिंग पहले की फिर बंडलिंग की। सी ए डी और बी। यस, सी ए डी बी, सी आपका ऑप्शन राइट है। इसमें एक फ्लो चार्ट भी आपको दिखाया गया है, जैसे कि देखिए डिज़ाइन है, पैटर्न मेकिंग है, फिट सैंपल मेकिंग है, प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग है, ग्रेडिंग है। आपने क्या किया पहले, पैटर्न डिज़ाइन बना दिया कि भाई किस तरह का कपड़ा क्या बनाना है, स्कर्ट बनाना है, टॉप बनाना है, सूट बनाना है। फिर पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद आपने उसको फिट सैंपल मेकिंग, मतलब किस साइज़ का होगा। फिर प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग करना, मार्कर मेकिंग हो गया, फैब्रिक स्प्रेडिंग हो गया, फैब्रिक को फैला के फैब्रिक की कटिंग किया आपने, फिर कटिंग पार्ट, शॉर्टिंग और बंडलिंग, वही जो अभी प्रोसेस हुआ था, और लास्ट में सीविंग, आपने उसको लास्ट में सिल दिया। और अब सिर्फ सीने तक नहीं, उसकी फिनिशिंग भी बाकी होगा, इंस्पेक्शन होगा कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको फिर से सॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर उसको आयरन किया जाएगा, फिनिशिंग दी जाएगी, फाइनल इंस्पेक्शन होगा। जब वो आयरन वगैरह हो जाएगा तो फाइनल एक बार फिर से चेक किया जाएगा, फिर गारमेंट को पैक किया जाएगा कार्टूनिंग, और लास्ट में उसको शिपिंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक जो है उसको बनाने का सही प्रोसेस क्या है। अब जो ये प्लांट वाले होते हैं, नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पेड़ का सपोज कपास से, कपास कॉटन को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, कपास के पौधे से बिनोले निकाल के उसमें से सफाई करके उसकी गंदगी निकाल के बाकी ये सब प्रोसेस होता है। बट जो केमिकल से जो मैन मेड फैब्रिक है उसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, किसी केमिकल का यूज़ करते हैं। तो क्या पहला प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन होता है पहले, पॉलीमराइजेशन के बाद उसको डिसॉल्विंग इन अ सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है ताकि स्पिनरेट से उसको खींच के निकाला जा सके। डिसॉल्व होगा तभी ना पतला होगा, पतला होकर उसमें से निकलेगा। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन होता है, फिर ट्रीटमेंट विद द फिनिशिंग केमिकल्स। क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट है, सी डी बी एंड ए। ये आपका चार्ट है, प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक का है। और जब आपका प्रोसेस होके निकल जाता है तो बाकी फिनिशिंग वगैरह के लिए भी उसमें ऐड करते हैं, जिस तरह का कपड़ा चाहिए उस तरह की फिनिशिंग, किसी को रोएदार चाहिए, बिना रोए वाले चाहिए, ऐठन किसी में ज़्यादा दी जाती है, फायर प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्टिविटीज़ इन द होम मैनेजमेंट प्रोसेस। होम मैनेजमेंट प्रोसेस में जो सीक्वेंस आते हैं एक्टिविटी की वो क्या होते हैं, तो इसमें सही आंसर आपका बी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक। घर में कोई भी काम करना है, सफाई करनी है तो वो मंथली होगा या वीकली होगा, तो उसके लिए पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी घर में जो अलग अलग मेंबर है सबको आपने काम डिवाइड कर दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। किसी ने पर्दे ठीक कर दिया, किसी ने घर को मॉपिंग कर दिया, किसी ने किचन का काम देख लिया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन मतलब अगर आपने सबको काम बांटा है, मान लीजिए सपोज दैट किसी का तबीयत ठीक हो ख़राब हो गया, या किसी ने पर्दे आपने ऑर्डर किए थे वो गलत पर्दे आ गए, तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके जो भी प्रॉब्लम उसको शॉर्ट आउट करना। फिर लास्ट में आता है फीडबैक। जब आपका सारा काम हो जाए तो फीडबैक दे, मतलब कि कहीं पे
फिर से देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर ठीक नहीं है तो फिर से उसमें से कुछ चेंजिंग करते हैं, फिर से उसको फीडबैक लेते हैं। तो ये आपका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और लीडिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, are in the stage of psychosocial development in correct sequence। साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है वो एक थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दिया था। उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे। पहले उस स्टेप को समझ लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने 8 स्टेज बताए थे, जिसमें से जो इन्फेंसी है, जो पैदा हुआ बच्चा है, उसको उन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब जो बच्चा है उसको भूख लगती है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, तब उसको उस पर ट्रस्ट होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिसट्रस्ट होता है। अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, मतलब जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, अगर वो कोई काम करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप होता है। और जब अगर वो बच्चे को लोग डांटते हैं तो उसमें शेम एंड डाउट पैदा होता है। प्री स्कूल आता है, जब बच्चे स्कूल जाने स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव, जब उस काम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं लोग, उसे अच्छा लगता है तो वो इनिशिएट करता है, तो उसमें इनिशिएटिव। और जो बच्चे के साथ गलत व्यवहार होता है, उसको हर चीज़ में इनकरेज नहीं, उसको डांटा जाता है, तुम ये गलत कर दिए, वो कर दिए, तो उसमें गिल्ट की भावना आ जाती है। नेक्स्ट है स्कूल एज। प्री स्कूल से निकल के जब बच्चे स्कूल एज में आ जाता है तो उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। जब बच्चे को काम करते करते कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो काम करने लगता है, उसे आइडिया हो जाता है, इंडस्ट्री वाले गुण उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब उसको बार बार गलत होता है, डाउट पैदा होने लगता है, फिर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुना है ना, वैसे ही इन्फीरियोरिटी स्टेज में आ जाता है। एडोलसेंस में, युवा अवस्था में, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। जब युवा अवस्था में बच्चा होता है तो जब उसको सही रास्ता दिया गया रहता है, उसे सब जगह अप्रिशिएशन मिलता है, वो आगे ग्रो करता जाता है, अपनी चीज़ें अच्छा करता है, तो उसकी अपनी समाज में एक पहचान बन जाती है, आइडेंटिटी। उसे पता चल जाता है कि भाई ये इंसान है, ऐसे करता है, ये है, उसे अच्छा लगता है, फिर वो अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है। लेकिन जिस बच्चे में ऐसा नहीं होता, इसके अपोजिट होता है, वो रोल कन्फ्यूज़न वाले सेक्शन पार्ट में चला जाता है। यंग एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड जो होता है, जब शादी होती है, तो उसमें क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जब सही ग्रोथ हुआ रहता है बच्चे का, यंग एज में जाके वो इंटीमेसी किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन जिस बच्चे के साथ इसका अपोजिट होता है, वो अकेला रह जाता है, आइसोलेशन स्टेज में आ जाता है। मिडिल एडल्टहुड में यस, मिडिल एडल्टहुड होता है, उसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन स्टेज आ जाता है। मैच्योरिटी में, जब उससे बूढ़ा हो जाता है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मतलब इसमें लास्ट में वो अपने पीछे जाके देखता है कि उसने क्या क्या किया है, क्या पाया है, क्या खोया है। तो जो पूरी लाइफ में सक्सेसफुल रहता है, हर जगह उसको एप्रिशिएशन मिलता है, लास्ट में उसको जो आउटपुट मिलता है, उससे जो उसकी इमेज तैयार होती है, उसमें ईगो इंटीग्रिटी आती है। लेकिन जिसको हमेशा अवहेलना मिली रहती है, कहीं सक्सेस नहीं मिलता है, तो डिस्पेयर वाले जोन में वो आता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है स्टेप टू बी फॉलोड इन द अप्लाइंग पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक PRA टेक्निक। सरगामी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों को लागू करने में अपनाए जाने वाले कदम। ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। सरगामी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों को लागू करने में अपनाए जाने वाले कदम। इसमें जो स्टेप है उसमें पहला आपका होगा कि जब आप ग्रामीण से पहले मिलोगे, उनकी ज़रूरतों के बारे में जानोगे, तभी ना उनके बारे में कुछ सोल्यूशन निकालोगे। तो फर्स्ट आपका है मीट द विलेजर। आप जब गांव वालों से मिलोगे तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में समझोगे। फिर नेक्स्ट है बिल्ड अ पर्सनल रिपोर्ट विद द विलेजर। ग्रामीणों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। जब आप ग्रामीणों से मिलोगे तो उनके साथ संबंध मतलब ये जाके जब उनको फील हो कि हाँ ये जो आए हैं ये हमारे भले के लिए कुछ करना चाहते हैं या करेंगे, तो उनसे पर्सनल रिलेशन मतलब व्यक्तिगत संबंध बनाना। फिर नेक्स्ट है उन ग्रामीणों की पहचान करें जो अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक हैं। कुछ लोग क्या होता है ऊपर ऊपर से बात करके चले जाते हैं। उसी लोगों में से विलेजर्स में से कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना है जो कि इच्छुक हो, जो चाहते हों कि हाँ वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। फिर उनके साथ आप क्या करोगे, फुल इंटरेस्ट के साथ उनसे मतलब पूरी रुचि और उत्साह दिखाते हुए उनसे बात करोगे, उनके बारे में जानोगे। फिर ऐसा एक माहौल बनाओ, चर्चा के लिए माहौल तैयार करना। सेटिंग द क्लाइमेट ऑफ डिस्कशन का पूरा एक अच्छा माहौल तैयार करना जिससे कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके, सारी एक एक बातें पता चल सकें। और लास्ट अप है साक्षात्कार के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द स्टेज ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। एडॉप्शन प्रोसेस जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। एडॉप्शन, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसको एडॉप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप अवेयर हो। जब आप किसी प्रोडक्ट के बाद में अवेयर होगे तभी ना। वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर जैसी चीज़ कोई होती है नहीं होती, अगर आपको पता ही नहीं होगे तो आप कैसे उसको खरीदोगे। तो पहले अवेयरनेस ज़रूरी है। जब अवेयरनेस होगा तब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। आपको पता ही नहीं वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, किस यूज़ में आता है, तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है, ऐसी भी कोई चीज़ है। जब इंटरेस्ट लोगे तो उसको इवेलुएट करोगे, इवेलुएशन होगा कि भाई ये चीज़ हमें ज़रूरत है कि नहीं, और अगर ज़रूरत है तो उसमें क्या क्या फीचर चाहिए, तो इवेलुएशन होगा। इवेलुएशन के बाद आप उसको ट्रायल करोगे। ट्रायल कभी कभी आप देखते हो टूथपेस्ट का या शैम्पू का, ये सब का एक ट्रायल पैकेट फ्री में देते हैं लोग। वो इसलिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे अडॉप्ट करोगे और नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट करोगे। तो पहले ट्रायल करेंगे फिर अडॉप्ट करेंगे, अगर नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट करेंगे। तो आंसर आपका होगा पहले आप अवेयर होगे, सेकंड देखिए सी में ऑप्शन है सेकंड, फिर उसके बाद इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट के बाद इवेलुएशन, इवेलुएशन के बाद ट्रायल, ट्रायल के बाद एडॉप्शन। सी आपका राइट आंसर है। सीक्वेंस द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। ये 4 स्केल हैं जिसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा लोएस्ट होता है और कौन सा हाईएस्ट। इसमें देखिए पहले क्या आता है, सबसे कम में नॉमिनल होता है। नॉमिनल में जैसे कि ABC, नाम वाइज, अच्छा है, बुरा है, गुड बैड, ऐसे टाइप का। इसमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल में मतलब ऑर्डर में होगा, जैसे कि ऑर्डर हो गया
अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। तो ये ऑर्डर में उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे ऑर्डर में, इसमें भी नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब आता है इंटरवल। इंटरवल ये न्यूमेरिकल है। इंटरवल मतलब कि 1 to 10 आपको सेक्शन दे दिया गया कि 1 to 10 में इसको आप अरेंज करिए या 1 to 5 में अरेंज करिए, तो इंटरवल स्केल हो गया। और लास्ट आपका आता है रेशियो। रेशियो में 1:2 के रेशियो में होगा, और 5 to 6 के रेशियो में होगा, 5 to 10 के रेशियो में होगा। तो ये रेशियो स्केल हो गया। आपका पहला होगा नॉमिनल, थर्ड ऑप्शन, फिर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। हाँ, आपका सी आंसर राइट है। थर्ड पहले, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है, किस फूड में कौन सा पिगमेंट्स होते हैं। तो बीट रूट है, बीट रूट में बीटालिन पाया जाता है। कैरोटीन में कैरोटिनॉइड, इसको कनेक्ट आप करके याद कर सकते हो। कैरेट जो है, कैरेट में कैरोटिनॉइड पाया जाता है। कैरेट, देखिए स्टार्टिंग के 3 स्पेलिंग सेम है, कैरेट, कैरोटिनॉइड। उसके बाद ऑनियन आता है। ऑनियन में फ्लेवोन्स, इसको आप शॉर्ट फॉर्म देखिए, ऑनियंस का ONS लास्ट का सेम है, ONES। तो फ्लेवोन्स जो है ऑनियंस में, और लास्ट में स्पिनिच बचता है जिसमें कि क्लोरोफिल सेकेंड पाया जाता है। तो आपका आंसर बी, आपका आंसर राइट है। इसमें देखिए क्लोरोफिल ग्रीन होता है। कैरोटिनॉइड में अगर आपका आता है तो येलो, रेड, ऑरेंज फ्रूट्स वेजिटेबल आएंगे। फ्लेवोनॉइड में एंथोसाइनाइड प्लस एंथोक्सिन, ये रहने दीजिए। फ्लेवोनॉइड प्लस आपको पूछे तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फ्लेवोनॉइड पूछे तो रेड, ब्लू, पर्पल वाले जो भी फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं वो आते हैं। बिटरलेंस में रेड, येलो और पर्पल वाले फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं। नेक्स्ट आपका एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ग्लैंड दिए गए हैं एक साइड आपको हार्मोन दिया गया है जिनको आपको मैच करना है। तो पैनक्रियास जो है उसमें अल्फा सेल्स भी होते हैं और बीटा सेल्स भी होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है अल्फा सेल्स पैनक्रियास जो है उसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो इसमें ग्लूकोज ग्लूकोजन जो हार्मोन्स होता है वो निकलता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स में एड्रेनल स्टेरॉइड निकलता है। बीटा सेल पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। और हमेशा क्या होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल्स में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप सिर्फ एक भी याद कर लीजिए, दूसरा अगर नहीं भी याद होगा तो भी आपको, जैसे बीटा सेल है, बीटा सेल में इंसुलिन को आप शुगर के रोग से आप इसको एक बार डिनोट करके याद कर लीजिए कि इंसुलिन जो है वो शुगर के रोग होगा। तो बीटा बीटा सेल याद कर लीजिए, विटामिन की कमी होगी तो शुगर हो जाएगा। शुगर किसमें, इंसुलिन में है। और बीटा जो है विटामिन बी, बीटा सेल पैनक्रियास। एक मेथड है याद करने का, बाकी आपको जैसे भी याद होता है आप वैसे याद कर लीजिए। और लास्ट आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ हार्मोन है और उनके फिगर हैं। आपको हर बार क्वेश्चन में एक ही हार्मोन तो पूछेगा नहीं। तो हाइपोथैलेमस हो गया आपका, थायराइड हो गया, ये सारे ग्लैंड और उनके हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में दिया गया है।
नेक्स्ट मैचिंग आपका है, ये आपका है, इसमें अलग अलग ये सर्विस कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। तो कैफेटेरिया में किस तरह की सर्विस यूज़ होती है? कैफेटेरिया में आपकी सेंट्रलाइज्ड स्क्रैम्बल, कैफेटेरिया में आपके स्क्रैम्बल सिस्टम सर्विस यूज़ होती है। हॉस्पिटल में आपके सेंट्रलाइज सर्विस होती है। रेलवे में आपके प्लेटेड सर्विस होती है। और कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका बफेट सर्विस होता है। नीचे कुछ सर्विस, आपका आंसर बी राइट है। नीचे आपको कुछ सर्विस और किस किस तरह के होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे सेल्फ सर्विस है, उसमें ट्रेडिशनल हो गए, कैफेटेरिया के हो गए, ट्रे सर्विस है, वेटर सर्विस है, पोर्टेबल मील्स है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, फैशन टर्म दिया गया है और उस टर्म को आपको मैच करना है कि उसमें किससे, मतलब किसके, उसके में किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें पहला दिया है क्लासिक। क्लासिक जो होता है ये होता है आपका लास्ट थ्रू एज, मतलब चलता है रहता है। ये पैड जो है ये शॉर्ट लाइफ क्रेज होता है, मतलब जल्दी ही ये ख़त्म हो जाता है। और कचूअर जो होता है ये आपका एक्सक्लूसिव कस्टमर फिटिंग क्लॉथ होता है, फिटेड क्लॉथ होता है। और प्रेटो पार्टर जो होता है ये आपका है रेडी टू वियर। इसका कुछ डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से टाइप के फैशन होते हैं डेफिनेशन के साथ है। जैसे क्लासिक है, अपीयर मॉडर्न स्टाइल दैट कंटिन्यू टू बी फैशनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। क्लासिक जो होता है बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता है। पैड जो होता है ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। और भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन कौन से फाइबर है और कहाँ से इसको पाया जाता है। जैसे पहला कॉटन दिया गया, कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन का पेड़ होता है, उसके जो शीट होते हैं, जो इसका सही आंसर शीट के हेयर, जो बीज होते हैं, बीज के चारों ओर कॉटन लपेटे हुए रहते हैं। इनको बीज को तोड़ के इसमें से कॉटन निकाला जाता है। पाइनएप्पल जो होता है प्लांट का लीफ, प्लांट का जो पत्ता होता है उससे पाइनएप्पल का फाइबर बनता है। फ्लैक्स जो होता है, फ्लैक्स जो है प्लांट का स्टेम, उसकी जो डंठल तना कह सकते हैं, प्लांट का स्टेम जो होता है उसको सड़ा के उसमें से रेशा निकाला जाता है। कोयर जो होता है, कोयर आपका नारियल का जो होता है उससे बनता है। फ्रूट हस्क, नारियल को जो ऊपर का वो होता है हस्क जो होता है उससे बनता है। क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है आपका इंटेंजिबल, अमूर्त होते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो अमूर्त होते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और रूटीन डिसीजन जो होते हैं ये आपका पुनरावर्ती होते हैं। और प्रोपोर्शन जो होते हैं ये आपका गोल्डन ब्लॉक। गोल्डन ब्लॉक क्या होता है? ये एक थ्योरी दी गई थी, एंशिएंट ग्रीक डिज़ाइनर का था। ये आपको इसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। ब्लॉक का जो माप है 2:3, 3:5, 5:8, 8:30, ये एक उन्होंने रेशियो दिया था कि इस हिसाब से जो घर बन चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन होते हैं वो सुंदर लगते हैं। तो उसी के बेस पे थोड़ा ये इसको पढ़ लीजिएगा।
गोल्डन ए ब्लॉक के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पहला ऑप्शन है कि क्ले मॉडलिंग क्या है। क्ले मॉडलिंग इसमें से किससे रिलेट करता है, तो वो है गांधी जी से, या 6 मंथ टू 72, 8 मार्च 8 जुलाई। ये इमेजिनेशन, क्ले जो होता है, मॉडलिंग जो होता है, ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से रिलेट करता है। प्री बेसिक एजुकेशन किसने दिया था? प्री बेसिक एजुकेशन गांधी जी ने प्री बेसिक एजुकेशन दिया था। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। और लास्ट है बेनिफिशियरीज ऑफ द सप्लीमेंट न्यूट्रिशन इन ICDS जो है, ये किसके लिए? ये 6 मंथ टू 72 मंथ चिल्ड्रेन के लिए है। ICDS का ये जो पोषण का वो है, ये 6 मंथ से 72 मंथ के बच्चों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आपका है ये कुछ ICDS के बारे में है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ICDS परियोजना के लिए पूरक पोषक आहार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं और निम्न आय वर्ग के किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पूरक पोषक कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग करने का। इसमें पहला ऑप्शन है चेंज इन नॉलेज, नॉलेज में चेंज। इसका सही आंसर है व्हाट पीपल नो, मतलब लोग आपके बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पे भी देखिए नॉलेज वर्ड है, यहाँ पे भी नो नॉलेज। नेक्स्ट है चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज, रिएक्शन टॉवर्ड्स सर्टेन थिंग। जब आप एटीट्यूड में चेंज आना, किसी चीज़ के बारे में रिएक्शन करते हो, तो वो आपका इससे रिलेट होता है कि चेंजिंग इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में चेंज हुआ तो रिएक्शन टॉवर्ड द सर्टेन थिंग, किसी चीज़ के लिए आपका रिएक्शन चेंज हुआ। चेंज इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में चेंज, सेल्फ रिलायंस। चेंज इन स्किल, चेंज अगर आपके स्किल में मतलब कोई आप काम करते हो उसमें आपको चेंज हुआ तो डूइंग थिंग, क्या काम कर रहे हो तो उस चीज़ में चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, सही आंसर आपका फर्स्ट सी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य किस स्टेट का है? ओडिसी उड़ीसा का है, ये सबको पता होगा। ओयलेट्टम आपका तमिलनाडु का है। कथकली आपका केरला का है। और यक्षगान जो है आपका कर्नाटक का है। आपका फर्स्ट आंसर राइट है। लास्ट है, ये आपके कुछ सिंबल हैं, इनको पहचानना है कि कौन से सिंबल किस फॉर्मूले के लिए यूज़ होता है। मीडियम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? मीडियम के लिए एम डी मीडियम। ये किसका फार्मूला है? ऑप्शन बी ये सम ऑफ का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर जो है आपका का स्क्वायर देखिए एम डी मीडियम, इसका तो सबको पता होगा, सम ऑफ का है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का है, और लास्ट आपका जो है ये है मीन्स का, मीन जो है उसका ये फॉर्मूला है। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके जून 2012 UGC नेट होम साइंस सेकेंड पेपर का। नेक्स्ट वीडियो में होम साइंस के थर्ड पेपर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।